गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग शील गुण सिद्धांत को पढ़ रहे थे। एल्पर्ट के द्वारा दिए गए शील गुण सिद्धांत की हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग आरवी कैटल के द्वारा दिए गए शील गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत की चर्चा हम लोग करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने पिछले क्लास में बताया था एल्पर्ट का शील गुण का सिद्धांत, उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शील गुण सिद्धांत में एल्पर्ट ने शील गुणों को दो वर्गों में बांटा था, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण या व्यक्तिगत प्रवृत्ति, ठीक ना। फिर उन्होंने व्यक्तिगत प्रवृत्ति या व्यक्तिगत शील गुणों को तीन भागों में बांटा था, कार्डिनल, गौण और केंद्रीय प्रवृत्ति, इन तीनों भागों में बांटा था। उसके बाद हम लोग कैटल का पढ़ेंगे अभी। एल्पर्ट के शील गुणों के सिद्धांत को इन्होंने कैटल महोदय ने आगे बढ़ाया और हम लोगों ने देखा था कि शील गुण की संख्या, जहां एल्पर्ट महोदय ने 18,000 अप्रॉक्स, वास्तविक इसकी जो संख्या थी वो 17,953 थी, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में हम लोग 18,000 देखते हैं। 18,000 हम मान करके चलते हैं। कैटल महोदय ने इन 18,000 शील गुणों में 4500 शील गुणों को चुना। 4500 शील गुणों को चुना और लिया उन्होंने। उसके उपरांत इन्होंने 4500 शील गुणों में समानार्थक शब्दों को एक साथ मिलाकर इसकी संख्या 200 कर दी। उसके उपरांत इन 200 शील गुणों को कैटल महोदय ने सांख्यिकी प्रणाली और फैक्टर एनालिसिस प्रणाली का प्रयोग कर करके इन शील गुणों की संख्या 35 कर दी और उनका पूरा जो शील गुण का सिद्धांत है इन्हीं 35 शील गुणों के ऊपर पूरी तरह कार्य करता है और इसी के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि 18,000 शील गुणों की संख्या को कैटल महोदय ने कैसे कारक विश्लेषण प्रणाली और सांख्यिकी विश्लेषण प्रणाली के द्वारा इसको 35 में कन्वर्ट कर दिया था और एल्पर्ट के सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके द्वारा जो शील गुण का वर्गीकरण था वो वैसे तो बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग शील गुण मिल जाते हैं कैटल के अनुसार। जैसे बहुत सारी पुस्तकों में हम लोग देखते हैं योग्यता शील गुण, स्वाभाविक शील गुण, सामान्य शील गुण, विशेषक शील गुण इत्यादि बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन जो उनका प्रमुख वर्गीकरण था शील गुणों के संबंध में वो था सतही शील गुण और मूल शील गुण, ठीक है। सतही शील गुण और मूल शील गुण, ये दो वर्गीकरण उनका बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा भी क्षमता शील गुण, गत्यात्मक शील गुण, चित्त प्रवृत्ति शील गुण इत्यादि बहुत सारे 9 प्रकार का वर्गीकरण उन्होंने किया था, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ये सतही शील गुण और मूल शील गुण है वो बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में इससे ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम लोग इन दो शील गुणों के बारे में परिचर्चा करेंगे। सतही शील गुण के बारे में कैटल महोदय का कहना था कि सतही शील गुण वे शील गुण होते हैं जो हमारे रोज हमारे व्यवहारों में प्रदर्शित होते हैं, यानी उन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। यह हमारे वातावरण और व्यक्ति के बीच जो अंतःक्रिया होता है उनमें दिन प्रतिदिन परिलक्षित होते हैं। इन्हें हम आसानी से अपनी आंखों से, खुले नग्न आंखों से इजी वे में देख सकते हैं। इसके लिए हमें विशेष किसी प्रकार की प्रणाली या विधि की आवश्यकता नहीं होती है सतही शील गुण को देखने के लिए। इसे हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये परिधि पर, व्यक्ति के परिधि पर होते हैं, यानी व्यक्ति के बाह्य सरफेस पे होते हैं, इसी कारण इसे हम सतही शील गुण कहते हैं। सतही शील गुण हमारे रोज के व्यवहार में हम आसानी से इसको आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति होता है, उसके सतही शील गुण आसानी से हम देख सकते हैं। कोई व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए प्रसन्नता, अगर किसी व्यक्ति में प्रसन्नता नामक शील गुण है तो उसके व्यवहार में रोज प्रदर्शित हो जाता है, 1 2 बार 3 बार 4 बार रोजाना हो ही जाता है। और बहुत सारे परोपकारिता शील गुण हैं। इस प्रकार के बहुत सारे शील गुण की परिचर्चा कैटल महोदय ने की है और बताया है कि सतही शील गुण ऐसे शील गुण हैं जो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में प्रदर्शित होते हैं। ये परिधि के शील गुण होते हैं, इसी कारण इन्हें हम आसानी से
देख सकते हैं। लेकिन जो उनका प्रमुख जो जिसके ऊपर उनका सिद्धांत था और ज़्यादातर बताया था उन्होंने, मूल शील गुण को ही उन्होंने प्रमुख शील गुण कहा है। ठीक है, मूल शील गुण या मुख्य शील गुण, कहीं कहीं पुस्तक में आप देखिएगा कि मुख्य शील गुण दिया रहता है, कहीं कहीं पुस्तक में देखिएगा कि मूल शील गुण दिया जाता है। फर्स्ट स्ट्रैट्स इसको कहते हैं हम लोग। इसके ऊपर कैटल महोदय का ज़्यादा ध्यान गया था और इन्होंने बताया था कि मूल शील गुण वैसे शील गुण हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक ना, यानी वातावरण और व्यक्ति के अंतःक्रिया के फलस्वरूप, ठीक ना, इसको हम लोग अपने खुले आँखों से इसको हम लोग नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए विशेष विधि प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है और इसे हम लोग आसानी से नहीं दे सकते हैं। ठीक ना, यानी मूल शील गुण के संबंध में कैटल महोदय का कहना है कि मूल शील गुण हमारे आंतरिक गुण हैं जिन्हें हम आसानी से कोई दूसरा व्यक्ति इस गुण को देख नहीं सकता है। लेकिन उन्होंने बताया कि मूल शील गुण जो है, मूल शील गुण या महत्वपूर्ण है उन्हीं का। मूल शील गुण कब प्रदर्शित होते हैं हमारे व्यवहार में, हम इन्हें कब देख सकते हैं, तब उन्होंने बताया कि जब हम सतही शील गुण को, विभिन्न प्रकार के जो सतही शील गुण होते हैं उन्हें जब आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, तब जाकर के मूल शील गुण को हम परिलक्षित या देख सकते हैं। सपोज कीजिए निस्वार्थता, हास्य और परोपकारिता, ये 3 अलग अलग सतही शील गुण हैं। जब हम इन्हें एक में आपस में मिलाने की चेष्टा करते हैं या मिला देते हैं तो एक नया शील गुण उत्पन्न होता है, वो कहलाता है मित्रता। ठीक ना, मित्रता। तो एल्पर्ट महोदय ने बताया है कि सतही शील गुण को हम आसानी से देख सकते हैं, जबकि मूल शील गुण जो हमारे आंतरिक गुण हैं, हमारे आंतरिक शील गुण हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि सतही शील गुण की अपेक्षा व्यक्तित्व के लिए कैटल महोदय ने मूल या मुख्य शील गुणों को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानना है। ठीक है, और इनका कहना है कि इसे हम पहचानने के लिए एक विशेष प्रकार की, या इसे देखने के लिए या इसको परिलक्षित होने के लिए एक विशेष प्रकार, विभिन्न प्रकार के सतही शील गुणों का होना आवश्यक है, तभी हम जाकर के मूल शील गुण को हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, आरंभ में तो हम देखते हैं कि मूल शील गुणों की संख्या 35 कैटल महोदय ने बताया है 35। इनमें से हम देखते हैं कि 35 में से बहुत सारे शील गुण ऐसे हैं जो, जैसे 12 शील गुणों की संख्या इन्होंने बताया था कि 12 शील गुण ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और नहीं, 12 शील गुण जो है असामान्य, 12 शील गुण जो है असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। वहीं इन्होंने बताया कि 23 ऐसे शील गुण हैं जो सभी सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इनमें भी 23 सामान्य शील गुणों में उन्होंने 16 को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना है। 12 शील गुण, 35 उन्होंने शील गुणों की संख्या बताई थी कैटल महोदय ने 35 बताई। 35 में 12 ऐसे शील गुण हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। बार मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ। 12 जो है असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं और 23 जो है सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। 23 में इन्होंने 16 को अति महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, और इन्हीं 16 जो शील गुण हैं उन्हीं को मापने के लिए उन्होंने 16 PF का निर्माण किया था। ये एक प्रकार की प्रश्नवाली है, 16 कारक प्रश्नवाली है, जो कि कैटल महोदय के द्वारा दिया गया था, जो व्यक्तित्व को मापने के लिए इनकी, जब हम लोग मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे वहाँ पर 16 PF की परिचर्चा करेंगे। और ये 60 PF कैटल के द्वारा ही दिया गया था, जो कि शील गुणों को मापने का कार्य करता है। इसके बाद एक चीज और कैटल महोदय ने बताया था कि मूल शील गुण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो
प्रभावित होते हैं और दूसरा है कि जैविक प्रभावित होते हैं। पर्यावरण प्रभावित के संबंध में कैचल महोदय का कहना था कि पर्यावरण प्रभावित सिलगुण मूल सिलगुण वे हैं जिनमें जैविकता का कम योगदान होता है और पर्यावरण का ज़्यादा होता है। जबकि जैविक के मामले में कैचल महोदय बताते हैं कि जहाँ पर जैविकता की उसके विकास में जैविकता या आनुवांशिकता का ज़्यादा योगदान होता है, वैसे मूल सिलगुणों को उन्होंने जैविक या आनुवांशिक सिलगुण कहा। और पर्यावरण से प्रभावित, अगर पर्यावरण जब उन मूल सिलगुणों के योगदान में जब पर्यावरण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, वैसे को उन्होंने पर्यावरण प्रभावित सिलगुण कहा था। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे वर्गीकरण कैटल का मिलता है। एक और वर्गीकरण याद आ जा रहा मुझे, वो है गत्यात्मक वर्गीकरण। गत्यात्मक, चित्त प्रवृत्ति और क्षमता सिलगुण, इन्होंने 3 प्रकार से बताया था। 3 प्रकार से एक और वर्गीकरण इनका, गत्यात्मक सिलगुण, क्षमता सिलगुण इन्होंने एक और वर्गीकरण किया था सिलगुणों के का, वो था गत्यात्मक सिलगुण, क्षमता सिलगुण और चित्त प्रवृत्ति सिलगुण। इन्होंने बताया था कि गत्यात्मकता सिलगुण वैसे सिलगुण हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को किसी खास से लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, किसी खास से लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उसे हम लोग गत्यात्मकता सिलगुण कहते हैं। यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है किसी खास से लक्ष्य तक उसको वो अग्रसित करता है, और जो अग्रसित करता है वैसे गुणों को हम लोग गत्यात्मक सिलगुण कहते हैं। दूसरा है क्षमता सिलगुण। क्षमता सिलगुण कहने का तात्पर्य यह है कि क्षमता सिलगुण वो सिलगुण है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है, ठीक ना। जैसे बुद्धि हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। उसके उपरांत उनका वर्ग एक और भेद था, वो था चित्त प्रवृत्ति, ठीक ना। चित्त प्रकृति का उन्होंने बताया इसके संबंध में कि जब हम किसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में जब कोई सिलगुण उत्पन्न होता है, उसे हम लोग चित्त प्रकृति सिलगुण कहते हैं। जैसे हम लोग किसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसमें सांवेगिक स्थिरता आती है, मस्त मौलापन आ जाता है, उन्होंने उसको चित्त प्रकृति कहा है। ये 3 प्रकार के एक अलग डेविएशन था, एक अलग वर्गीकरण था सिलगुणों के संबंध में। इसके उपरांत इसके अलावा भी बहुत सारे सिलगुणों का वर्गीकरण उन्होंने किया था। योग्यता सिलगुण, सामान्य सिलगुण, विशेष सिलगुण इत्यादि किया था। उसके उपरांत एक बात और है कि एक चीज़ और है कि उन्होंने इन सिलगुणों या व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए बताया था कि व्यक्तित्व का अध्ययन किस प्रकार या व्यक्तित्व का मापन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने बताया था। उसके लिए उन्होंने 3 विधियाँ बाद में बताई थी। वो था जीवन अभिलेख, उसके बाद था आत्म रेटिंग और वस्तुनिष्ठ परीक्षण था। जहाँ तक बात है जीवन अभिलेख में, यानी लाइफ रिकॉर्ड इसको किया जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन को रिकॉर्ड कर करके उसके बारे में बताया जाता है। आत्म रेटिंग में एक रेटिंग स्किल्स होता है, उसको हम लोग मापते हैं। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं कैटल महोदय के प्रश्नवाली के अनुसार, और इनसे जो हमें डाटा प्राप्त होता है, जैसे हमें जीवन अभिलेख से जो डाटा प्राप्त होता है उसको एल डाटा कहते हैं, और आत्म रेटिंग से जो डाटा हमें प्राप्त होता है उसे क्यू डाटा कहते हैं, और वस्तुनिष्ठ परीक्षण से जो हमें डाटा प्राप्त होता है उसे टी डाटा कहते हैं। जैसे देखिए जीवन अभिलेख से जो हमें डाटा प्राप्त होता है उसे, और उसके बाद ये रेटिंग और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, इन तीनों के द्वारा उन्होंने व्यक्तित्व का अध्ययन या व्यक्तित्व का मापन इत्यादि हम लोग आसानी से
कर सकती है। और इनसे जो हमें डाटा प्राप्त होता है वो एल डाटा, क्यू डाटा और टी डाटा प्राप्त होता है। यानी हम लोग जो जीवन अभिलेख से प्राप्त डाटा हमें होता है उसको एल डाटा कहते हैं। आत्मरेटिंग से जो डाटा प्राप्त होता है क्यू डाटा, और वस्तुनिष्ठ परीक्षण से जो डाटा प्राप्त होता है उसे हमें टी डाटा कहते हैं। इस तरह हमने देखा कि कैटल महोदय ने किस प्रकार शील गुणों का वर्गीकरण किया और फिर दो शील गुणों का अनेक प्रकार बताया, लेकिन उनमें जो महत्वपूर्ण था वो सतही शील गुण और मूल शील गुण, जिसको हम लोग सतही शील गुण जैसे रोजमर्रा के हमारे व्यवहारों में प्रदर्शित होते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मूल मनोवैज्ञानिक आधार है वो उन्होंने मूल शील गुण को ही कहा है, जिसे हम आसानी से परिलक्षित हमारे सामने वो नहीं होते, बल्कि जब विभिन्न प्रकार के सतही शील गुण किसी विशेष परिस्थिति में आपस मिलकर हमारे व्यवहार को अग्रसित करते हैं, तब जाकर के वहाँ हम लोग मूल शील गुण को देख सकते हैं। यही मुख्य रूप से कैटल महोदय का कहना था। आज का वीडियो यहीं तक है। मुझे पूरी आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन को दबाएंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे। हमारा जो नया वीडियो आएगा वो मैं बनाऊंगा व्यक्तित्व को मापने की जो विधियां हैं, यानी पर्सनालिटी मेजरमेंट का जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा जो दिया गया है उसको मैं बताऊंगा। जैसे हरमन रोसार के द्वारा दिया गया इंक बॉल टेस्ट, और मरियम के द्वारा टैट परीक्षण, विलियम लेपर्ड के द्वारा दिया गया कैट परीक्षण, और फिर यही हम लोग 16F को भी देखेंगे। 16F जो कैटल के द्वारा दिया गया था, इसको भी हम लोग देखेंगे, जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व का मापन करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।